Welcome to this video tutorial on ribosomes. मैं डॉक्टर विभा खन्ना। सर्वप्रथम जी गार्नियर ने 1899 में जब वो कुछ बेसिक डाइज के सहायता से मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स को स्टडी कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि कोई कंपोनेंट, कोई पदार्थ है जो बेसिक डाई ले रहा है। यह पदार्थ क्या था नहीं अंदाज था, पर इसको इन्होंने कहा इर्गैस्ट्रोप्लाज्म, जिसका मतलब है वर्क फ्लूइड, क्योंकि यह मेटाबॉलिकली एक्टिव कोशिकाओं में था। तदुपरांत इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी डेवलप होने पर यह पाया गया कि उन्होंने जो ये कंपोनेंट, ये जो पदार्थ देखा था, यह वास्तव में ग्रैन्यूल्स थे, कणिकाएं थीं, जिनका डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली 20 नैनोमीटर था। पर ये क्या था तब भी नहीं अंदाज हो पाया था। सेल फ्रैक्शनेशन और आइसोलेशन की जब टेक्निक्स डेवलप हुई, उसके बाद यह पाया गया कि ये जो ग्रैन्यूल्स हैं, इसमें बहुत सारा आरएनए है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसलिए आर रॉबर्ट्स ने इन ग्रैन्युलर पदार्थ को, जिसको गार्नियर ने इर्गैस्ट्रोप्लाज्म कहा था, उसको एक नया नाम दिया, दैट इज राइबोसोम। राइबो फ्रॉम द राइबोन्यूक्लिक एसिड और सोमा जिसका मतलब होता है बॉडी। तो यह एक इस प्रकार की बॉडी थी दैट वाज मेड ऑफ, बेसिकली मेजरली इट वाज मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। दीज राइबोसोम्स, इनमें जो अपना टिपिकल ऑर्गेनील्स को सराउंड करने वाला यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, दैट इज लैकिंग, सो दे आर रेफर्ड टू एज द मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनील्स। सेल में सेंट्रियोल में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, राइबोसोम्स में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। यह जो छोटा सा, द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनील ऑफ द सेल, इसका डायमीटर 20 से 25 नैनोमीटर होता है और यह दो भाग का बना होता है, दो अंश का बना होता है। एक लार्ज सब यूनिट जिसमें 3 उभार होते हैं और एक चपटा पार्ट होता है, जिसकी सहायता से यह इस छोटी स्मॉल सब यूनिट से जुड़ा होता है। स्मॉल सब यूनिट में एक हेड है, एक बॉडी है, और यह दोनों एक कंस्ट्रिक्शन द्वारा विभक्त है। यह स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट दोनों मिल करके इस संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको हम कहते हैं राइबोसोम्स। यह जुड़े नहीं रहते हैं। जब यह कार्य करता है, दैट इज इसका मुख्य कार्य है राइबोसोम्स का प्रोटीन सिंथेसिस, तो उस समय यह जुड़ा रहता है और तदुपरांत यह वापस से अपनी लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट के रूप में ही कोशिका में पाए जाते हैं। यह 3 अवस्थाओं में पाए जा सकते हैं, 3 जगहों पे पाए जा सकते हैं रादर किसी भी कोशिका में। एक फ्रीली साइटोप्लाज्म में, दूसरा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके सरफेस की रफनेस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। तो ये राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाह्य सतह पर जुड़े हुए पाए जा सकते हैं, जहां ये राइबोफोरेंस के द्वारा संलग्न रहते हैं। किसी भी कोशिका में राइबोसोम्स बनने का जो स्थान है यूकार्योटिक कोशिका में, दैट इज विद इन द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस केंद्रक में भी जो हम न्यूक्लियोलस देखते हैं, डार्क डेंस स्टेनिंग बॉडी, केंद्रिका। तो केंद्रिका इज बेसिकली द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। तो वहां बन करके और न्यूक्लियर पोर के माध्यम से यह साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। इनका 3D स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो जब ये जुड़ जाते हैं उस समय यह लार्जर सब यूनिट है,
एक प्रोट्यूबरेंस, दूसरा प्रोट्यूबरेंस और ये सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस, और इनके बीच में ये स्मॉल सब यूनिट यहाँ पे अटैच हो जाती है। एक छोटी सी क्लिफ्ट, एक जगह यहाँ पे बनती है जिसमें से मैसेंजर आरएनए इससे जुड़ता है। इसके स्ट्रक्चर में ये जब आरएनए के बना होता है, बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ आरएनए, और आरएनए हम जानते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड है। एक विशेषता जो पाई जाती है वो ये है कि इसका अधिकांश आरएनए, राइबोसोमल आरएनए जो है वो अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर दैट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेता है। और जिस प्रकार से डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन्स जुड़ करके उसको एक स्थायित्व प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से इन आरएनए के मॉलिक्यूल्स को स्थायित्व प्रदान करते हैं इसके जो प्रोटीन्स हैं राइबोसोम्स के। इसकी संरचना में जो पार्ट ऑफ इंटरेस्ट है या बेसिक पार्ट्स हैं, वो एक तो है आपका यह क्लिफ्ट जिसमें से आपका मैसेंजर आरएनए पास होगा, दूसरा जिसमें से पॉलीपेप्टाइड चेन बनती हुई निकलेगी, और यह मैसेंजर आरएनए की डिकोडिंग या पॉलीपेप्टाइड चेन जहां बन रही है वो है 3 साइट्स। सबसे पहली अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, दूसरी पी साइट या पेप्टाइडल बाइंडिंग साइट, और तीसरा एग्जिट साइट या ई साइट। इनमें से ए और पी साइट यानी अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट और पेप्टाइडल बाइंडिंग साइट दोनों सब यूनिट्स में एक्सटेंडेड रहती हैं, पर उसका अधिकांश भाग लार्जर सब यूनिट पे होता है, जबकि जो एग्जिट साइट है वो पूर्णतः लार्जर सब यूनिट का ही अंश है, भाग है। तो इस प्रकार से along with the messenger RNA binding site, यह जो तीनों साइट हैं इनकी सहायता से राइबोसोम अपना जो मुख्य कार्य है दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस वो संपन्न करता है। अब एक बार अगर इन तीनों साइट्स के बारे में देखें तो जो साइट ए है उसको अपन कहते हैं अमीनो एसिड साइट। यहाँ से मैसेंजर आरएनए एंटर करता है और इसका काम है कि यह मैसेंजर आरएनए के सही पार्ट को दैट इज 3' तो यह मैसेंजर आरएनए के सही एंड को अपने में एंटर होने देता है और उसके बाद यह चेक करता है कि प्रॉपर ट्रिपलेट कोड पर उसका प्रॉपर ट्रांसफर आरएनए ही जुड़ रहा है। इसके बाद अगली साइट है साइट पी यानी पेप्टाइडल साइट। पेप्टाइडल साइट का काम है पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, और जो एग्जिट साइट है या यह जो फ्री हुआ ट्रांसफर आरएनए है उसको पुनः साइटोप्लाज्म में रिलीज करने का कार्य करता है। जो राइबोसोम्स हैं वो प्रत्येक कोशिका में पाए जाते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, बैक्टीरिया या आर्किया, क्योंकि वहां पर भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है, या यूकैरियोटिक हो। ध्यान देने योग्य बात है ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर्स हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं क्योंकि उसमें मेम्ब्रेन्स नहीं पाई जाती हैं। इन राइबोसोम्स में यानी प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में और यूकैरियोटिक राइबोसोम में कुछ अंतर पाया जाता है। स्ट्रक्चर वाइज दे आर द सेम, बट अंतर पाया जाता है इनमें उपस्थित राइबोसोमल आरएनए के सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट में। इसमें
कितने प्रोटीन्स पाए जा रहे हैं उसमें, और इसके हिसाब से 70s RNA ribosomes they are present in prokaryotic cells, और जो 70s राइबोसोम्स हैं इनके जो दो ये अंश हैं, इनमें से लार्ज सब यूनिट इज द 50s सब यूनिट, और जो स्मॉल सब यूनिट है दैट इज द 30s सब यूनिट। ध्यान देने योग्य बात है कि इस केस में जब अपन सेडिमेंटेशन की बात करते हैं तो इट इज नॉट द एडिटिव। 50 और 30 मिलके 70 नहीं होता है, पर इसके सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर यह इनमें है। कोई भी राइबोसोम मात्र प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए का बना होता है। तो जो ये 50s सब यूनिट है, इसमें पाए जाने वाले राइबोसोमल आरएनए जो हैं वो दो प्रकार के हैं, 23s आरएनए राइबोसोमल आरएनए और 5s राइबोसोमल आरएनए, और इनको बांधे रखने का काम स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है। वो करते हैं 34 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। दे आर अ सिंगल कॉपी, देयर इज अ सिंगल कॉपी ऑफ ईच प्रोटीन। प्रत्येक प्रोटीन अपनी एक ही कॉपी के रूप में पाया जाता है। इसी प्रकार से जो 30th सब यूनिट है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की, वो 16s राइबोसोमल आरएनए, एक ही प्रकार का राइबोसोमल आरएनए और 21 प्रोटीन्स के द्वारा निर्मित होता है। जो यूकारियोटिक राइबोसोम है दैट इज द 80s राइबोसोम, और इसकी जो लार्जर सब यूनिट है वो 60s है और स्मॉलर सब यूनिट 40s है। यहाँ पे लार्जर सब यूनिट बनने के लिए 3 अलग राइबोसोमल आरएनए प्रयुक्त होते हैं, 28s राइबोसोमल आरएनए, 5.8s राइबोसोमल आरएनए एंड 5s राइबोसोमल आरएनएज, और इनके साथ एसोसिएटेड है 45 विभिन्न प्रोटीन्स। यहाँ पर भी स्मॉलर सब यूनिट सिर्फ एक ही प्रकार के राइबोसोमल आरएनए यानी 18s राइबोसोमल आरएनए द्वारा निर्मित होती है, जिससे 30 प्रोटीन्स, अप्रोक्सीमेटली 30 प्रोटीन्स एसोसिएटेड होते हैं। अपन ने बात करी थी कि 3 प्रकार, किसी भी यूकारियोटिक कोशिका में राइबोसोम्स 3 जगह पे पाए जा सकते हैं, या तो फ्रीली साइटोप्लाज्म में, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए, और या जो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनील्स हैं, प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उनमें उपस्थित होते हैं। यह सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनील्स दे आर बेसिकली ऑफ एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन। तो इनमें उपस्थित जो राइबोसोम्स हैं दे आर ऑफ 70s टाइप, पर वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स से भिन्न होते हैं। उनका जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है दैट इज क्वाइट वेरिएबल, 65 से 77 तक वेरी कर सकता है। उनमें प्रोटीन अंश अधिक होता है राइबोसोमल आरएनए के सापेक्ष, तो सिमिलर होते हैं बट सेम नहीं होते हैं, इवन दे हैव इवॉल्व्ड। अब अगर हम बात करें इस सेल ऑर्गेनील के कार्य की, तो दे आर द माइक्रो फैक्ट्रीज। यहीं पर सारा प्रोटीन जो संपूर्ण कोशिका के मेंटेनेंस में, संचालन में प्रयुक्त हो रहा है, सबका निर्माण इसी एक छोटी सी फैक्ट्री में होता है। यह फ्रीली रह सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ राइबोसोम्स, और ये एक दूसरे से जुड़ी हुई भी रह सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ अ चेन ऑफ राइबोसोम्स दैट इज पॉलीसोम्स। पर दोनों में इनका कार्य वही होता है, और वो है प्रोटीन सिंथेसिस। और जो टर्म यूज करते हैं हम सेंट्रल डॉगमा के हिसाब से, उसमें आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन दैट इज डीएनए से मैसेंजर आरएनए के बनने के बाद इस मैसेंजर आरएनए पर प्रोटीन का निर्माण होता है दैट इज ट्रांसलेशन।
So ribosomes, they are basically the site of translation. ट्रांसलेशन का मतलब है इसमें दो अलग अलग कार्य हो रहे हैं। पहला, जो ट्रिपलेट कोड है मैसेंजर आरएनए का, उसकी डिकोडिंग हो रही है, उसके अनुरूप अपना अमीनो एसिड ढूंढा जा रहा है या प्रयुक्त हो रहा है। और दूसरा है विभिन्न अमीनो एसिड्स जो आकर के अपने अपने ट्रिपलेट कोड पे जुड़ गए, उनको आपस में जोड़ना, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। पॉलीपेप्टाइड चेन को हम प्रोटीन चेन कहते हैं। तो ट्रांसलेशन में ये दोनों काम होते हैं, डिकोडिंग द मैसेज एंड फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। यह जो दोनों एक्टिविटीज हैं, ये दोनों अपने राइबोसोम्स की लार्ज सब यूनिट में होती हैं। जो लार्जर सब यूनिट है उस वह विशेषतः कैटालिटिक फंक्शन होता है, वो बायोकैटलिस्ट का काम करता है। और जो डिकोडिंग का काम है वो स्मॉलर सब यूनिट करती है, क्योंकि उस पे आकर के मैसेंजर आरएनए जुड़ता है। इन द लार्ज सब यूनिट जो राइबोसोमल आरएनए है वो हम कह रहे हैं कैटालिटिक फंक्शन है, और बायोकैटलिस्ट को अपन नॉर्मली कहते हैं एंजाइम्स। But enzymes, they are proteinaceous molecules. So those RNA molecules जो बायोकैटलिस्ट का कार्य करते हैं, उनके लिए टर्म प्रयुक्त होता है राइबोजाइम्स। जो मैसेंजर आरएनए है वो आकर के छोटी सब यूनिट पे जुड़ जाता है, और उसके बाद यह लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। तो इस प्रकार से प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मैसेंजर आरएनए चाहिए, ट्रांसफर आरएनए चाहिए जिस पे अमीनो एसिड जुड़ा हुआ हो, और हमारी राइबोसोम की दोनों सब यूनिट्स चाहिए। इनिशिएशन के समय में जो इसकी स्मॉलर सब यूनिट है उस पे मैसेंजर आरएनए का 5 प्राइम एंड आकर के जुड़ता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक मैसेंजर आरएनए पे करीब 8 बेस पेयर्स इनिशिएशन कोडॉन से पहले एक साइट होती है जिसको कहते हैं शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंस। वो पहचानी जाती है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है अपनी राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट में, और इनकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के कारण सही सिरा जो मैसेंजर आरएनए का है वो जुड़ जाता है विद दिस राइबोसोम। यूकैरियोट्स में यह ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है, उसमें विभिन्न प्रोटीन्स प्रयुक्त होते हैं और वह एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। तो जब यह जुड़ जाती है, राइबोसोम मैसेंजर आरएनए पे आगे बढ़ता है, और जो पहली साइट है दैट इज एक्टिव साइट, द अमीनो एसिड साइट, वहां पे सर्वप्रथम ट्रांसफर आरएनए आकर के जुड़ेगा। इसके बाद जो कोडॉन आपका इनिशिएशन कोडॉन है उस पर यह इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए, क्योंकि इस पे फॉर्माइल मिथ्योनाइन जुड़ा होता है। जब मैसेंजर आरएनए स्मॉल आरएनए से जुड़ जाएगा और ट्रांसफर आरएनए जुड़ जाएगा, उस समय लार्जर सब यूनिट आकर के इस कॉम्प्लेक्स से जुड़ जाते हैं और राइबोसोम आगे खिसकता है, जिससे अपना जो ये इनिशिएशन कोडॉन है अलोंग विद दिस इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए, यह पी साइट पर आ जाएगा फ्रॉम द अमीनो एसिड साइट टू द पेप्टाइडल साइट, और यह होता है राइबोसोम के ट्रांसलोकेशन के कारण। अब हमारी ए साइट खाली है, यहां पर इलोंगेशन के समय इस कोड के अनुरूप ट्रांसफर आरएनए अपने अमीनो एसिड के साथ आकर के
जुड़ सकता है। ये देखिए, यहाँ पर पी साइड पर, इसके बाद ए पर नया आ गया, और जब ए साइट पर ट्रांसफर आरएनए आकर के जुड़ जाता है, उस समय इलोंगेशन के दौरान पी साइट से जो इसके ट्रांसफर आरएनए के पास जो पेप्टाइडल चेन है पहले से बनती हुई, वो ट्रांसफर होती है, और इस काम में मदद करता है एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। अब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा पहले से उपलब्ध अमीनो एसिड्स या अमीनो एसिड सीक्वेंस के और नए आए हुए अमीनो एसिड के मध्य। और ये वाला जो हमारा ट्रांसफर आरएनए है जो हमारा पी साइट पर है, पेप्टाइडल साइट पर है, वह फ्री हो गया। इतने में राइबोसोम फिर ट्रांसलोकेट हो गया, और यह जो हमारा फ्री हुआ ट्रांसफर आरएनए है ये ई साइट पर शिफ्ट हो गया, एग्जिट साइट पर आ गया। जो अभी तक ए पे था वो पी पर आ गया। पी साइट पर जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है उसका कंसोलिडेशन होता है, उसको सुदृढ़ता प्रदान की जाती है, और इस प्रकार से यह नई पेप्टाइड चेन बनती जाती है। जो खाली हुआ ट्रांसफर आरएनए है वह पुनः साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है, सो दैट इट में कैरी ऑन इट्स फंक्शन आगे, नया अमीनो एसिड अपना रिस्पेक्टिव लेकर के, और इसमें प्रोटीन सिंथेसिस में अपना कार्य संपादित कर सकता है। और जो ए साइट पे था अब यह पी साइट पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से राइबोसोम के आगे खिसकने के कारण, राइबोसोम के ट्रांसलोकेशन के कारण, यह मैसेंजर आरएनए पे जो ट्रिपलेट कोड्स हैं वो इन तीनों साइट्स पे बारी बारी आते रहते हैं, और उसके अनुरूप ट्रांसफर आरएनए ए साइट पर इससे जुड़ करके और अपने अमीनो एसिड को इस राइबोसोम में ले आता है, जिस पे पेप्टाइडल बॉन्ड फॉर्मेशन संभव है। और अंत में जब स्टॉप कोडॉन आ जाता है, उस समय इस स्टॉप कोडॉन को पहचानने का काम करता है एक अन्य प्रकार का प्रोटीन, दैट इज रिलीज फैक्टर। नाउ दिस ए साइट is blocked by this release factor, और कोई पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन संभव ही नहीं है, नया अमीनो एसिड ही नहीं आया है। एंड इन दिस वे जो हमारी अभी तक पॉलीपेप्टाइड चेन बनी, दैट इज रिलीज्ड कंप्लीट होकर के द 1D structure, that is polypeptide chain made up of a sequence of amino acids that is released in the cytoplasm, जिसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और हमारे ट्रांसफर आरएनएस फ्री हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यह दोनों सब यूनिट मिल करके, और जैसे ही यह आपकी कंप्लीटेड पॉलीपेप्टाइड फ्री होती है, उस समय राइबोसोम की जो दोनों सब यूनिट्स हैं वो एक दूसरे से पुनः विभक्त हो जाती हैं, ताकि वापस से जब स्मॉल सब यूनिट पे मैसेंजर आरएनए जुड़ेगा, आपका फॉर्माइलेटेड मिथ्योनाइन लेकर के ट्रांसफर आरएनए जुड़ेगा, तब आकर के रिस्पेक्टिव लार्ज सब यूनिट कैटालिसिस के लिए उस पर जुड़ जाएगी, कंप्लीट राइबोसोम का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस माइक्रो फैक्ट्री में प्रोटीन्स का कार्य सिर्फ स्ट्रक्चरल रोल है, कैटालिटिक रोल इज of the ribozymes present, the ribosomal RNA molecules, जो इसकी संरचना का निर्माण करते हैं। और ये मेम्ब्रेनलेस संरचना हमारे प्रोटीन फैक्ट्री का कार्य कर रही है। दे एक्ट एज द माइक्रो फैक्ट्रीज ऑफ एनी सेल, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक। जहाँ पर भी प्रोटीन निर्माण की बात है वहाँ पर राइबोसोम्स की बात है। तो इस प्रकार से
ऑर्गेनिल की बात कंप्लीट हुई। थैंक यू।